विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस प्रोग्राम को करते हुए, होस्ट करते हुए मैं खौफ में हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। तो थोड़ा सॉफ्ट बोलूँगा और आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूँगा कि बहुत बेखौफ होकर मत बोलिएगा, थोड़ा डर के रहिएगा, डर के बोलिएगा। क्योंकि कार्यक्रम ही ऐसा है, वजह ऐसी है कि मथुरा में एक व्यक्ति ने सीएम पोर्टल पर जाकर शिकायत की कि उसको एक कपिल नागर जी हैं, एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं, वो उस पे दबाव बना रहे हैं, समझौता करने के लिए या घूस माँग रहे हैं। तो उन्होंने बुलाकर उसको सरेआम गिरफ्तार किया चौकी में और बहुत बुरी तरह से पीटा, ऐसा उसका आरोप है। तो जब हालत ये है इस देश में कि सीएम पोर्टल पे आप जिस व्यक्ति की शिकायत करते हैं, वही आपको बुलाकर पीट देता है। तो ये भी मुमकिन है कि अगर उस पर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन कार्यक्रम करने वालों को भी पुलिस बुला के पीट दे या उस कार्यक्रम में कोई बोल रहा है तो उसको भी बुला के पीट दे। तो ये अजीब हालत है इस देश में, इसलिए मैंने कहा कि मैं भी खौफज़दा हूँ, आप लोग भी थोड़े खौफ में इस कार्यक्रम में बोलिएगा। विक्रांत जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है, जो हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे, विक्रांत यादव जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, पिछले 20-25 साल से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने हर तरह की रिपोर्टिंग की है। आप टीवी 18 में ब्यूरो चीफ रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम चीजें कवर की हैं। अब आप द स्वतंत्र के एडिटर इन चीफ हैं। विक्रांत जी, हम आपसे जानना ही चाहते कि आपने और हमने ऐसी बहुत खबरें की हैं कि जब थाने में पुलिस ने मारा, कस्टोडियल डेथ्स भी हुई, टॉर्चर भी हुआ, इस तरह की खबरें आती रहती। लेकिन आज की खबर वो महत्वपूर्ण नहीं है। आज की खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप सीएम पोर्टल पर शिकायत करते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ और वही व्यक्ति आपको बुला के टॉर्चर करता है, पीटता है, इसलिए खबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर तो पूरी स्कीम खतरे में आ गई। एक व्यक्ति को बुला के थाने में पीटना जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीएम पोर्टल पे उसने शिकायत की, उसको पीटा जाना, इसलिए पूरी स्कीम खतरे में है। जी, विक्रांत यादव जी। आलोक जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए आलोक जी, सबसे पहली बात कि जब कानून बेलगाम हो जाता है और कानून के जो नुमाइंदे हैं, वो बेलगाम हो जाते हैं, तो इस तरह की घटनाएँ देखने में आती है। और ख़ास बात, दुखद बात ये है कि इस घटना के सामने आने के बाद भी जो जिले के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने थानेदार को बचाने की कोशिश की। कि ये कहा कि इस तरीके की घटना, इसे टालने की कोशिश की। तो निश्चित तौर पर जब कानून का इकबाल खत्म होता है, जब कानून को जो मानने की एक वो होती है, उम्मीद की जाती है कि पुलिस इसका अनुपालन करवाएगी, वो इच्छा शक्ति जब खत्म हो जाती है, तब इस तरह की घटना सामने आती है। इसे आलोक जी सिर्फ एक स्टैंड अलोन घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये पुलिस की, खास तौर से उत्तर प्रदेश की पुलिस की मानसिकता को दिखाती है कि अगर आपने हमारे खिलाफ शिकायत की, हमारी गलत चीज़ों पर, हमारे गलत कार्य पर आपने किसी के खिलाफ शिकायत की, तो आपको ये अंजाम भुगतना होगा। जो कहा जाता था, जो हम पहले फ़िल्में देखा करते थे कि वर्दी वाला गुंडा और बाकी सब चीज़ें, तो एकदम उसी लिहाज से ये घटना पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। और इन सभी पुलिस वालों को, जो भी इसमें दोषी हैं, उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। और जिले के बड़े अधिकारियों ने, जिन्होंने इस घटना को पता चलने के बाद भी उसे दबाने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आलोक जी, आप सोचिए, इससे बड़ा दुःख की बात क्या हो सकती है कि उस आदमी के, उस किसान के प्राइवेट पार्ट्स पर आपने इतनी बुरी तरह मारा और उसके पिताजी उसे उठाकर ले आ रहे हैं। माँ सहला रही है अपने बेटे को, जवान बेटे को, उसके प्राइवेट पार्ट पर जो चोट लगी है। ये इससे ज्यादा भयानक दरिंदगी शायद कुछ नहीं हो सकती। और किस बात पर? सिर्फ सीएम पोर्टल पर शिकायत करने की। आप इस बात से इतना खफा हो गए, यानी कि आप मुख्यमंत्री, सरकार सबसे बड़े हो गए कि आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पर जब कानून का इकबाल कम होता है, जब कानूनी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो नुमाइंदे ही जब कानून के खिलाफ काम करने लगते हैं, जब अपराधी कानून के रूप में कानून की वर्दी पहन करके सक्रिय होते हैं, तब इस तरह की घटनाएं सामने आती है। हमारे साथ अनुज शुक्ला जी मौजूद हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुज जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, जो हम विक्रांत जी से भी कहे थे कि सवाल वो तो है ही कि पुलिस की गुंडागर्दी, अमानवीयता है, दरिंदगी है। मैं एक जो महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मेरा कहना है कि ये स्कीम पर हमला है। ये मध्य प्रदेश में भी इस तरह की स्कीम चलती है, यूपी में भी इस तरह की स्कीम चलती है कि मुख्यमंत्री के पोर्टल पे आप जाके शिकायत करें। लेकिन इस तरह की कई शिकायतें बार बार आती हैं कि आप जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत करते हैं, एक शिकायत उसी के पास पहुंच जाती है, वो आपको डराने धमकाने आने लगता है। तो फिर जी स्कीम तो फ्लॉप तो हो ही गई, लेकिन ये तो खतरनाक साबित हो गई, अनुज जी। आलोक जी, निश्चित तौर पर अगर इस तरह की घटनाएं और भी सामने आती हैं, तो आम आदमी का जो सीएम पोर्टल से या जो व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा
राज्य सरकार के अधीन कर्मचारियों की शिकायत के लिए बनाई गई है, उस पर भी सवाल उठेंगे, उससे विश्वास भी उठेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं 2 चीज़ें यहाँ पर दर्शकों के बीच में रखना चाहता हूँ। पहला ये बात बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में, तो उनकी जो छवि बनी हुई है, उसमें बहुत बड़ा अहम रोल पुलिस का भी है, सुरक्षा का है, तमाम जो एनकाउंटर हुए हैं, उनका भी है। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में अभी दिख रहा है कि जो इमेज बनाने वाली भी पुलिस है, लेकिन इमेज बिगाड़ने वाली भी पुलिस है। क्योंकि एक घटना है, चूँकि सीएम पोर्टल पे शिकायत हुई थी, ऑलरेडी सब कुछ ऑन रिकॉर्ड था, लेकिन ना जाने तमाम यूपी के थानों में ऐसी जनचर्चा, ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं, जिसमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यूपी की पुलिस जो है बेलगाम हो चुकी है, मनमानी कर रही है, ना चाहते हुए भी गरीबों को, लाचारों को परेशान किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राज्य सरकार की इमेज बनाने वाली भी पुलिस है, बिगाड़ने वाली पुलिस है। उसके संदर्भ और भी कई मिल सकते हैं। जिस संदर्भ पे जब आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा मैटर है। लेकिन अगर हम पुलिस के नज़रिए से देखेंगे, तो आज फिर पुलिस ने वही किया, जो पुलिस हमेशा करती आई है। पहले अपनी मनमानी करना अनुज, और उस बात पुलिस की नहीं है। हम पत्रकारों के लिए भले जी अमानवीय है, दरिंदगी है, लेकिन अब एक खबर नहीं बची किसी थाने में हत्या होना, रेप होना, टॉर्चर होना, अब खबर नहीं है। खबर है कि आप जहां शिकायत करने का मीडियम है, अगर वही संशय में आ गया तो आम आदमी जाएगा कहाँ? जी। बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि जब सिस्टम कोलैप्स होता है, तो ऊपर से लेके नीचे तक होता है और उसका असर हर जगह पर दिखता है, चाहे वो पुलिस हो। आज पुलिस ने एक्शन लिया है, कल बाकी सरकारी विभाग भी एक्शन लेंगे, चूँकि पुलिस के डंडे में दम है, पुलिस को यूपी में खुली छूट मिली हुई है, तो पुलिस की इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन जो खबरें हम तक नहीं पहुँच पा रही हैं, क्या लेखपाल परेशान नहीं करता है? क्या बाकी सरकारी जो महकमे हैं, वो आम आदमी को और खास तौर पे ग्रामीणों को, गरीबों को, दबे-कुचले लोगों को क्या परेशान नहीं करते हैं? सीएम पोर्टल नो डाउट एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक आम आदमी चलिए, विनय पाठक जी हैं अनुज हमारे साथ। विनय पाठक जी प्रोफेसर हैं और टेक्नोक्रेट हैं। विनय पाठक जी में हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर रक्षक ही भक्षक हो जाए, या जहां से आपको उम्मीद है मदद की, वहीं से चीजें बाउंस बैक करने लगे, तो आदमी कहाँ जाएगा? विनय जी। देखिए, सभी को नमस्ते। पहली बात तो मेरी पूर्ण संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है, क्योंकि इस समय वो पीड़ित है। तो इस जो भी मैं कहूँगा, उसको अक्षरशः रखा जाए, इधर-उधर न किया जाए। नहीं मेरी नहीं, आवाज़ आ रही है? तो विनय जी तो लाइव है, आप जो बोल रहे हैं वो सीधा जा रहा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता हाँ, जी। नहीं उसके आप बाद सही भी बोले हाँ, तो भी और गलत भी बोले तो भी। जी, इसमें 2-3 पहलू हैं। जैसे आपने कहा आरोप, अब समस्या क्या आ गई कि पहली बात तो ये जो मुख्यमंत्री का पोर्टल है, शासन, प्रशासन, सुशासन तो बहुत अच्छा चल रहा है, मगर आप मान के चलिए कि इस पोर्टल का इकबाल खतरे में आ गया। क्योंकि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस पोर्टल की है कि अगर उस पर कोई शिकायत करता है, तो वो पोर्टल का मतलब जो व्यवस्था बनाई गई है, वो उस व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करे। दूसरी बात, अब मैं कहता हूं कि अगर जिस तरह की खबर मैंने पढ़ा कि कह रहे हैं उस पे अनावश्यक दबाव बना रहे हैं किसी कारण से, अगर पहला आरोप है कि घूस लेने के कारण दबाव बनाया जा रहा है, तो उसके कई मीडियम है। क्या ये मेरे प्रश्न है जो मैं जानना चाहता हूं, और जो व्यवस्था के विपरीत है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आपको बदला लेना हो, तो किसी सरकारी कर्मचारी को बदनाम करने के लिए आप कहीं ना कहीं शिकायत कर सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो शिकायत की गई, वो साक्ष्यों के आधार पे की गई या मात्र आरोप थी? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या उस दरोगा की शिकायत उससे पहले सीईओ या उस दरोगा से ऊपर किसी व्यक्ति से की गई? तीसरी चीज कि अगर घूसखोरी का आरोप है, तो मैं मानता हूं कि आजकल उत्तर प्रदेश में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उससे भी उन्हें मिलना चाहिए था। और अगर वो घूस लेते दरोगा महोदय रंगे हाथ पकड़े जाते, तो हमें लगता है उस पर और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती थी। ये 3 चीजें हैं। मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं एसआई का पक्ष ले रहा हूं, ना पीड़ित पक्ष का पक्ष ले रहा ठीक है हूं, विनय जी, मगर ठीक है। अगर सिर्फ आपने अपनी आरोपों बात के रख दी। आधार पे किसी को बदनाम करेंगे, तो रिएक्शन आएगा और रिएक्शन आता है।
जी विनय जी, विक्रांत यादव जी कुछ कह रहे हैं। आलोक जी, विक्रांत मैं विनय जी जो बात कह रहे हैं उससे बेहद बेहद आपत्ति उस पे मुझे है एक बात पर कि उसके तथ्य सही है या झूठे हैं, इसको किसने अधिकार दे दिया पुलिस को कि आप मारेंगे? अब उसकी शिकायत फर्जी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। 50 आपके पास, आप तो पुलिस हैं, आपका इकबाल है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाइए। लेकिन किसी को इतनी बेरहमी से पीटना, अगर वो कंप्लेंट मान लीजिए झूठी भी है, 100% मान लीजिए झूठी भी है, पुलिस को किसने ये अख्तियार दिया? यही यही हम बिल्कुल गलत करते हैं कि कानून में हम मान लेते हैं कि पुलिस के पास ये सब चीजें करने का अधिकार है। इसको हमने सिस्टम का हिस्सा बना दिया है, इसको हमने अपने आप में स्वीकार कर लिया है समाज के रूप में कि अगर पुलिस ऐसा करेगी तो ठीक है। उस आदमी की कंप्लेंट सही है या झूठी है, इससे कोई मतलब नहीं उठता। पुलिस को उस पर हाथ उठाने का, उस पर बेरहमी करने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए मैं पहले राउंड कंप्लीट कर लूं, फिर आपके पास फिर से आऊंगा। हमारे साथ आशीष जी जुड़ रहे हैं भोपाल से। आशीष जी, ये शिकायत है जो भोपाल में मध्य प्रदेश से भी आती है और उत्तर प्रदेश से भी आती है कि आप जहां शिकायत करते हैं, जिसके खिलाफ शिकायत करते हैं, शिकायतें उसी तक पहुंच जाती हैं और वो लोग फिर आपको परेशान करते हैं। तो जो सीएम पोर्टल्स हैं, फिर इनका तो उद्देश्य ही खत्म हो गया। तो क्या किया जाए, कहाँ आम आदमी किस तरह से शिकायत करे और परेशानियों से कैसे निपटे? आशीष जी। देखिए, सवाल ये है कि यहाँ पे शिकायतों का जो सिस्टम बनाया गया है, शिकायतों सुनने का जो सिस्टम है, तो उसमें उसको उस पूरी प्रक्रिया को चलाने वाले वही अफसर हैं। अब ये सरकार को सोचना होगा कि ऐसे उन अफसरों को कितना न्यूनतम रख के सामने लाया जाए, शिकायतों को सामने लाया जाए। तो क्या है कि वो एक शेर है ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, उस टाइप की स्थितियां हैं। तो कोई भी अधिकारी क्यों चाहेगा कि उसके बॉस के सामने उसकी शिकायतें जाएं? लेकिन प्रशासन या शासन की मजबूरी भी है कि उन्हीं के जरिए उसको सब चीजें रेगुलेट करनी है। तो अभी देखिए, एक छोटा जो उत्तर प्रदेश का किस्सा है, इसके साथ साथ मुझे मध्य प्रदेश का किस्सा याद आ रहा है कि मुख्यमंत्री एक दिन इसी तरह ऑनलाइन एक प्रोग्राम में थे और उसकी समीक्षा वगैरह की। तो उन्होंने इस बात पे नाराजगी व्यक्त की कि छोटी छोटी शिकायतें मेरे पास क्यों आती हैं, ये नीचे क्यों नहीं सुलझ रही हैं? नाली की, सड़क की, पानी की, इस तरह की शिकायतें मेरे पास तक क्यों आ रही हैं, इतनी ऊपर तक क्यों आ रही हैं? तो ये स्थितियां हैं कि छोटी शिकायतें या इस तरह की चीजें जो है, समाधान कहीं भी नहीं है। ऐसे कई किस्से होते हैं, मेरे भी कुछ परिचित हैं जिन्होंने कहीं शिकायत की थी इसी सीएम ऑनलाइन समाधान इस तरह के प्रोग्राम्स में। तो शिकायत सुनी जाने के पहले अधिकारियों की टोली उनके घर पहुंचती है और वो अधिकारी बैठ के लगभग प्रेशराइज करते हैं कि आप शिकायत वापस लीजिए, आपने शिकायत कैसे करी, आपकी तो शिकायत ही गलत है। लेकिन वो पेशे से डॉक्टर हैं, तो उन्होंने इस चीज को बहुत उस तरह का दबाव नहीं बन पाया जैसे थानेदार ने यहाँ बना दिया। तो इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि उस सिस्टम को कैसे अलग रख के शिकायत सुनी जाए? तो वो तो बहुत संभव नहीं है जिस तरह का ये पूरी प्रक्रिया है सरकार की। लेकिन उसमें इस तरह का कुछ होना चाहिए कि कहीं कोई लेमैन टाइप के लोग, चाहे इस तरह के कुछ लोग उस प्रोसेस से जुड़ने चाहिए, जो अधिकारियों पे भी नजर रखें, शिकायतकर्ताओं, मतलब उस बीच का कोई पुल अगर बनाया जाए। हालांकि बड़ी दूर की कौड़ी लगती है और कोई भी सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे अधिकारी हो, वो ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह के कोई लोग आशीष जी, पीछे आए। आपके मध्य प्रदेश में खबरें आती रहती हैं कि भिंड का एसपी कहीं पत्रकारों को पीटता है, कहीं जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उनको परेशान किया जाता है। तो इसका समाज पे फिर क्या असर पड़ेगा? फिर लोग किसके खिलाफ बोलेंगे? क्यों किसी के खिलाफ? आम आदमी कहेगा झंझट में फंसना ही क्यों? आशीष जी। आज भी यही है, आम आदमी कहाँ झंझट में फंसता है? जो 8-10% थोड़े से मुखर होते हैं या बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, वहां तक पहुंच भी जाते हैं। कई लोग चीजों को वहीं की वहीं निपटा लेते हैं। कई तरह की स्वेच्छाचारिता, मनमानी की किस्से यहाँ भी है, वहां भी है, सब जगह, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब तक बड़ी मात्रा में समाज के लोग बोलते नहीं है, कहीं पे कोई चीज ठीक हो नहीं पाती। जब बड़ी मात्रा में लोग बोलते हैं तो सरकार को या तो खुशी से या भारी मन से उस अफसर को हटाना पड़ता है। तो बस इतना होता है। लेकिन हमारे समाज की अवधारणा जो है पुलिस स्टेट नहीं है। जी, तो चलिए ये आशीष जी, हमारे साथ जबलपुर हाई कोर्ट की एक बहुत सीनियर वकील है निर्मला नायक मैडम, वो हम लोग को ज्वाइन कर रही हैं। आप जबलपुर की सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट होने के साथ साथ आप बहुत सारी समितियों में सरकार की भी हैं, जहां आप सलाह मशवरा भी देती रहती हैं। निर्मला मैडम, हम आपसे दो तीन बातें जानना चाहेंगे। पहला, कि मथुरा में एक व्यक्ति ने शिकायत कर दी सीएम पोर्टल में कि हमसे दबाव बना रहे हैं या घूस ले रहे हैं, इस तरह की कोई शिकायत रही होगी। तो उस इंस्पेक्टर ने
मैं उनका नाम बाबा लूंगा, पवन नागर जी उनका नाम है, तुमने बुलाया उसको, बहुत बुरी तरह पीटा, तो बाद में हॉस्पिटल चला गया। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर पत्रकार इस तरह की चीजें छापें तो पुलिस वाले बुला के इनको धमका देते हैं, शिकायत करें राजनेताओं से तो पुलिस वाले आके धमका देते हैं। अब एकमात्र सहारा आप हैं, कानून है लोगों के पास इकलौता सहारा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे में आम आदमी क्या कर सकता है कि उसको पुलिस वालों ने बुला के पीट दिया, वो अस्पताल में भर्ती है, अब वो क्या कर सकता है? जी मैम। जी, आलोक जी, पूरा मसला मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि क्योंकि सीएम पोर्टल पर उन्होंने शिकायत कर दी थी इसलिए उसको बुला करके पीटा गया। परंतु हर घटना के पीछे कोई ना कोई एक बड़ा कारण होता है। अभी अगर वर्तमान परिवेश में देखें, चूँकि मैंने काफ़ी लंबे समय शासन के लिए भी काम किया है और अभी मैं प्राइवेट लिटिगेंट के लिए भी काम कर रही हूँ। तो पुलिस बेहद दबाव और मानसिक अस्थिरता से गुजर रही है। यानी इतना जबरदस्त दबाव है, एक तो उनको वीआईपी को भी देखना है, उनको नेताओं को भी देखना है, उनको पब्लिक को भी देखना है, उनको आम व्यक्ति को भी देखना है, उनको अपने परिवार को भी देखना है। वास्तव में वो पूरी मशीन की तरह काम कर रहे हैं। अब एक मशीन से मानवीय व्यवहार की आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कोई 20 से 30% लोग ही होते हैं जो अपने आप को संभाल पाते हैं और आचरण की शुद्धता रख पाते हैं। अब अगर इनके खिलाफ अगर इनका कोई आचरण बुरा है, तो 3 तरह की कदाचरण इनके साथ में आता है, जो धारा 21 आईपीसी में वर्णित किया गया है कि लोक सेवक का आचरण और दुराचरण कैसा होता है। एक वो कदाचरण, तो विभागीय जांच होगी, दुराचरण तो आपराधिक प्रकरण बनेगा और भ्रष्टाचरण तो उसके लिए अलग-अलग प्रावधान बनाए गए हैं। अब कदाचरण जिस तरह से इन्होंने किया है, तो निश्चित रूप से इनके विरुद्ध विभागीय जांच भी होगी। सबसे पहले निलंबन निश्चित रूप से हो गया होगा, निलंबन के बाद कार्रवाइयां होंगी और अगर ये गलत पाए गए तो बर्खास्तगी भी होगी। इसके बाद आता है भ्रष्टाचरण, घूस लेना। घूस लेने के लिए भी विभिन्न प्रावधान बने हैं, 167 सीआरपीसी में है, धारा 13(2) में आपराधिक कदाचरण और 170 में पद के का दिखावा। ये हो गया एक दूसरा पहलू। अब आता है दुर्व्यवहार। जो दुर्व्यवहार किया है इसके लिए निश्चित रूप से बहुत सारे प्रावधान बने हैं। आईपीसी की धारा 409, फिर 182, 13(2) आपराधिक कदाचरण और 166 सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाना। इसमें सजा भी है और इसमें फाइन भी है। फिर अगर अपन देखें कि दीगर व्यवस्थाओं में, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी आप मान करके चलिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अभी तक या तो एक्शन ले चुका होगा या लेने वाला होगा या ले लेगा। इसके बाद आपका स्टेट का मानवाधिकार आयोग, फिर आप इसकी भी जो इनका दुराचरण इन्होंने किया इसकी भी आप ऑनलाइन एफआईआर करेंगे और फिर आप देखेंगे कि अगर इसके बाद भी इनको कोई रेमेडी नहीं बचती है तो एक और व्यवस्था है 156(3) सीआरपीसी में, मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के भी ये कार्रवाई के लिए जा सकते हैं। धारा 200 में शिकायती प्रकरण भी लगा सकते हैं और एक और सभी राज्यों में एक व्यवस्था बनी है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, जो इनके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, कमेटी होती है, वो इनके अगेंस्ट अलग से विभागीय जांच के अलावा भी एक प्रकरण दर्ज करते हैं। तो ये तो इनके लिए जो रेमेडी अवेलेबल है लेकिन वो है। निर्मला मैडम, जो हम लोगों ने देखा है रिपोर्टिंग में या अपनी जिंदगी में देखा है कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं। इनने शिकायत की है, शिकायत दर्ज हो भी जाएगी, कार्रवाई भी शुरू होगी, अब 4 पुलिस वाले उसको धमकाना शुरू कर देंगे किसी भी थाने के, और वो कुछ दिन बाद देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी शिकायत वापस ले लेता है। तो इसमें क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ कार्रवाई होगी? देखिए आलोक जी, आप एक और पहलू पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि पुलिस का लिखा हुआ मिटता नहीं है। अगर पुलिस ने आपके विरुद्ध एक लाइन लिख दी तो वो मैटर नहीं मिट सकती, यानी आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, वो लाइन नहीं मिटेगी। तो पुलिस को कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले सभी पहलुओं को भी देखना होता है। ऐसा उनका पुलिस मैनुअल में और ट्रेनिंग के दौरान उनको समझाया जाता है कि आपको अपरेंट ही कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर लेना है। आजकल मानव स्वभाव भी ऐसा हो गया है कि हम एफआईआर करने आए हैं, आप लिखो और अब भी लिखो, और नहीं लिखोगे तो हम फला बड़े साहब को, फला छोटे साहब को बताने वाले हैं। ये भी देखने में आ रहा है। ये भी देखने में आ रहा है कि पुलिस लापरवाही के चलते कि भाई कौन ये एफआईआर दर्ज करेगा, अभी इन्वेस्टिगेशन करने जाना पड़ेगा, डांटो और भगा दो। ऐसे में क्या होता है कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सबको कानून मालूम है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये नहीं सुन रहा है, मैं अभी इनके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा देते हैं और इन पर दुर्व्यवहार भी लगा देते। तो ये हो सकता है कि ये भी हो कि उस पुलिस वाले ने, जो भी एसआई होगा, उसने वास्तव में घूस ना मांगी हो या मांगी हो या वैसी स्थिति ना हो, तब उसको गुस्सा आया हो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मेरे विरुद्ध शिकायत की गई। ऐसी भी बात हो सकती है।
तो इसके निर्मला बाद मैडम, घटना के अगर पीछे आपको कारण गुस्सा क्या है? आएगी तो आप किसी को इतना बुरी तरह से पीट सकते हैं क्या हाँ, कि उसके प्राइवेट आलोक जी, पार्ट्स ही मैंने डैमेज हो सबसे जाए? पहले बोला मैंने सबसे पहले बोला कि वर्तमान में पुलिस बेहद दबाव और बेहद मानसिक अस्थिरता से गुजर रही है। आज के मनुष्य में संयम की कमी है। कुछ लोग संयमित रह पाते हैं, कुछ नहीं रह पाते हैं। वे भी हम आप जैसे ही इंसान हैं। चलिए ऐसे मैम, हो सेकंड जाता है। राउंड हम शुरू करते हैं। अनुज शुक्ला जी से शुरू करते हैं। अनुज जी, पुलिस बहुत दबाव में है, क्या किया जाए, इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? हाँ, देखिए, तमाम दिग्गज लोग आपके पैनल में आज जुड़े हुए हैं, हमें भी ज्ञान सुनने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है, यूपी में दो कहावत बहुत प्रचलित है। विक्रांत जी हमारी बात को समझ सकते हैं। पीड़ित पक्ष कहता है कि जो खाता ना बही, जो पुलिस कहे वही सही। और जो पुलिस जिसका करीबी है पुलिस से, कोई किसी भी अधिकारी से, तो वो लोग कहते हैं सैया भाई कोतवाल, तो अब डर काहे का। अभी अभी मानवाधिकार की बातें हो रही हैं। अभी विनय जी प्रोफेसर साहब समझा रहे थे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मैं लेमैन की तरह आपको समझाता हूँ। यूपी के गांव का आदमी, उसे तौर तरीके नहीं पता। जो जो दो चार चीजें भी जिसे पता होती हैं, कैसे शिकायत करनी है, कहाँ शिकायत करनी है, वो उस गांव का नेता बन जाता है ना। उसे जो है उसके आगे पीछे 10 लोग घूमने लगते हैं। तो जब हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो जमीनी हकीकत भी समझनी चाहिए। हम आपको मौका मिला है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे माहौल में हैं, अच्छे लोगों की संगत मिली है, लेकिन गांव के आदमी को ये सुविधाएं नसीब नहीं है। गांव के आदमी को अगर सीएम पोर्टल में किसी ने शिकायत की है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आलोक जी कि उसे किसी गांव के एक आध पढ़े लिखे आदमी ने ये राय दी होगी कि सीएम पोर्टल नाम की एक व्यवस्था बनी हुई है, उसमें जाकर शिकायत कर दो। और पुलिस के पास आप पुलिस की मैं वही शुरुआत कर रहा था, क्या पुलिस, क्या लेखपाल, ऐसे तमाम किस्से हैं गाँव की दुनिया में जो भरे पड़े हैं। और सवाल मोरल पुलिसिंग का जो है, बार-बार इस तरह की घटनाएँ आती हैं, तो फिर वही सवाल उठता है कि मोरल पुलिसिंग क्यों ना लागू की जाए प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को याद होगा कि जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी 2017 में, पहले डीजीपी बने थे, फुल टाइम डीजीपी। अब तो सालों से जो है कार्यवाहक डीजीपी से डबल इंजन सरकार में यूपी को काम चलाना पड़ रहा है। सुलखान सिंह ईमानदारी में बहुत बड़ा नाम था, ट्रेनिंग कैंप से जो पुलिस के हजारों लोगों को सिखा सिखा कर आए थे वो। सुलखान सिंह ने मुझसे पर्सनली कई बार कहा कि मैं पूरी लाइफ मैंने मोरल पुलिसिंग को दी है, अब मैं डीजीपी रहते हुए इम्प्लीमेंट करूंगा। लेकिन एक दुखद पहलू ये है कि वो बेचारे रिटायर होकर चले गए, लेकिन उनकी बात को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। सरकार ने भी, पुलिस के अधिकारियों ने भी, और यहाँ तक कि सिपाही से लेकर और आईपीएस तक ने भी। और आजकल वो पूरी तरह साइडलाइंड भी हैं और कभी बीजेपी के करीबी माने जाते थे, आज दूसरे रास्ते पर चल पड़े हैं। खैर, उनकी वो जाने। लेकिन जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं, व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगा। मुझे याद आ रहा है कि पिछली सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने एक व्यवस्था बनाई थी और केंद्र में भी वो उन्होंने सर्वे कराया था। जब 112 पर डायल होगा, जो डायल 100 था उस टाइम, इस सरकार ने चेंज किया, तो डायरेक्ट कॉल लखनऊ कॉल सेंटर पर जाएगी। हेड ऑफिस पूरी शिकायत नोट करेगा, उसकी जवाबदेही तय होगी। उस प्रक्रिया का केवल एक फायदा आंशिक तौर पर यह हुआ था कि जो बीट पर चलने वाली पुलिस थी, सिपाही थे, एएसआई थे, दीवान थे, वो अपनी मनमानी नहीं कर पाते थे, क्योंकि पीड़ित पक्ष के पास दोबारा से डायल 100 करके अपनी व्यथा बताने का एक जरिया था। लेकिन वो व्यवस्था फिलहाल अभी चल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें मैं किसी एक्सपर्ट के तौर पे भी कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है, पुलिस को जो पावर यूपी में मिली हुई है, सारी व्यवस्था बनी भी वहीं से है और सारी व्यवस्था कोलैप्स भी वहीं से हुई। इस बात को हम सबको ये समझना पड़ेगा। कुछ लोग जो कंफर्ट जोन में है, वो पुलिस की वाहवाही कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में जो पीड़ित पक्ष है, वो पुलिस की नाकामी बता रहा है। और सरकार को भी आज नहीं तो कल या तो व्यवस्था में बदलाव करना पड़ेगा, या फिर इसके जो है राजनीतिक नुकसान उठाने पड़ेंगे। चलिए विक्रांत जी, हम आपसे एक बात समझना चाहते हैं। पत्रकार सुरक्षित है नहीं, और पत्रकार को जिस तरह का मीडिया में पूरा माहौल है देश भर में, आप ये बात कह नहीं सकते कि बहुत निष्पक्षता की आप उम्मीद मीडिया से कर सकते हैं। बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं हो रही है। शिकायत आप करेंगे तो खुद ही पिटेंगे।
वहां की सांसद हेमा मालिनी जी हैं, तो मुझे नहीं लगता कितनी आसानी से वे आम जनता को उपलब्ध होती होंगी, होती होंगी तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो फिर आम आदमी अपनी परेशानी में क्या कर सकता है, कोई सुझाव दीजिए ना, कैसे हो सकता है कुछ। देखिए आलोक जी उससे पहले मैं अभी जो निर्मला जी बात कह रही थी उससे आधी से बहुत सहमत हूं कि पुलिस बहुत दबाव में काम कर रही है, बहुत मानसिक अवसाद में है। लेकिन उन सब के बावजूद पुलिस जितने मानसिक दबाव में काम कर रही है उससे ज्यादा मानसिक दबाव में आधा हिंदुस्तान काम कर रहा है। किसी को बेरोजगारी का दबाव है, किसी को नौकरी जाने का दबाव है, किसी के बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही। तो क्या ये सब जो मानसिक दबाव से लोग जूझ रहे हैं ये अपराध करना शुरू कर दें? जो उस पुलिस वाले ने किया है वो अपराध की श्रेणी में आता है। उसके लिए आप कितने दबाव में थे कोई उसका माफी नहीं हो सकती। दूसरी बात, मैं 15-20 साल मैंने दिल्ली में क्राइम कोर्ट कचहरी सब कवर किया है, तो मैं जानता हूं कि पुलिस कितने दबाव में काम करती है और कितने 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 क्या कहा जाए उसे कि किस तरीके से काम करती है। पुलिस के तरीके को भी हम लोगों ने करीब से देखा है। तो सिर्फ और पुलिस सुधारों की बात दशकों से की जा रही है। अगर राज्य सरकारें केंद्र सरकारें पुलिस सुधार नहीं कर रही हैं तो पुलिस का राज बनाने की पुलिस स्टेट बनाने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती। आलोक जी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हड़काया उस मामले में। हत्या का मामला था, एक आदमी को लाठी से पीट पीट कर मार दिया था और पुलिस ने उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया था, ये कहते हुए कि लाठी से पीटा गया है इसलिए इनकी हत्या की मंशा नहीं थी। वो हत्या की मंशा से नहीं पीटा गया था, तो उस पर हत्या अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया और ये कहा कि ये बाद में जब उस आदमी की मौत हो गई तो उसको लापरवाही से हुई मौत में बदल दिया गया था, जबकि वो सीधा सीधा हत्या का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हत्या का फिर डायरेक्शन दिया कि आप इसमें हत्या का मामला दर्ज कीजिए। तो इस तरीके से पुलिस काम करती है। कई तरह के दबाव, सभी लोगों पर दबाव है, लेकिन आलोक जी कोई किसी आदमी ने वो कंप्लेंट सच्ची दी है झूठी दी है उसकी जांच करवाई है, लेकिन जिस तरीके से उसे पीटा गया है, उस आदमी का पिताजी उसे उठा करके ले जा रहे हैं, उसका प्राइवेट पार्ट पूरा एक तरह से बहुत बुरी तरह घायल है, उसकी मां किसी तरह उसे संभाल रही है। इस तरीके की पिटाई करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। चलिए आशीष जी, आप गुंडों से निपटने के लिए पुलिस को पावरफुल बनाते हैं, लेकिन पुलिस को अगर आप पावरफुल बनाते हैं वो उसका पावर चेक नहीं होता है तो इस तरह की घटनाएं आती हैं। तो पुलिस को आपने पावरफुल तो बना दिया, लेकिन उसको चेक कैसे करेंगे इस पावर को? नहीं, अब उसके उसके लिए तो एक सिस्टम है। देखिए पुलिस भी होती है, पुलिस के अगर किसी जिले की होती है तो उसके ऊपर अधिकारी होते हैं, फिर प्रशासन का अंकुश होता है, कलेक्टर होता है, कमिश्नर होते हैं, अलग 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 तरीके हैं, जनप्रतिनिधि भी होते हैं। तो ये सारी चीजें तो होती है। अब लेकिन पुलिस इतनी उच्छृंखल क्यों है, इतनी उन्मुक्त क्यों है? पुलिस को ये अब जैसे गुंडों वाली आपने बात की, तो गुंडों के लिए पर पुलिस काम कहाँ करती है? बड़े माफिया की तो पुलिस का लगभग लगभग चाकरी करती है, सैल्यूट ठोकती है। तो कैसे होगा ये काम? कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े किस्म के सफेद पोस्ट होते हैं, पुलिस जानती है कि इनके कारोबार क्या है, लेकिन अब यहाँ बात वही आती है कि उसके हाथ बंद है, उसके ऊपर प्रेशर है। तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो सब ऐसे लोगों को उतरता है, लेकिन इसका पक्ष नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पुलिस का काम जो है जज बनना नहीं है, पुलिस को इंसाफ नहीं करना है। बिल्कुल पुलिस तो किसी को लाके पेश करना है। पुलिस कब से जज बन गई? तो पुलिस की जो बात आई है कि जो ये कृत्य वहां पर हुआ है किसी भी तरह से माफी योग्य नहीं है। तो ये तो एक आवरण है कि हमें ऐसा था वैसा था और ये तनाव था और दबाव था। तनाव दबाव में आदमी और भी बहुत सारे काम करता है, वो तो नहीं करता। तो तो चलिए पुलिस आशीष जी, समय बहुत कम होता है इस राउंड में। विनय पाठक जी के पास चलते हैं, फिर आखिरी में निर्मला मैडम के पास आएंगे सम अप के लिए। प्रोफेसर विनय पाठक जी, आपने बताया कि उसने किस तरह से उसको काम करना चाहिए था पहले राउंड में। सेकंड राउंड में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अब उसको कैसे करना चाहिए कि आपको ठीक लगे। देखिए, जो भी घटना हुई ये भर्त्सना योग घटना है, इसमें किसी को इफ बट नहीं है और किसी को पीटने का अधिकार नहीं है। मगर हम जिस समाज में रह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक कमेंट से बेंगलोर जल गया था, और जहां काले कोट की बात हो रही है तो 700 राउंड फायरिंग इसी उत्तर प्रदेश में हुई थी, और इसी काले कोट वालों ने कहा कि भाई गोली किसने चलाया, भूत चलाया। बहुत चर्चित हत्याकांड था और सुप्रीम कोर्ट ने गोली चला मतलब कुछ उसमें क्या कहते हैं, किसी को आरोपी ही साबित नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों तक घटना चली। नहीं, अब तो इसको ये क्या करना इस तरह चाहिए? बात नहीं कर सकते। इसको तो भाई मैं कह रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और जो पिटाई की है उसमें प्रॉपर धाराओं में करके माननीय
जो ये आपके क्या कहते हैं अपराधी हुए, माननीय अपराधी इनको कहना चाहिए, सब इंस्पेक्टर महोदय को तुरंत जेल भेजा जाए। मगर अगर आरोप गलत हैं और इस मंशा से लगाए गए हैं कि उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई, दबाव बनाने की मंशा थी या कोई भी मंशा थी, तो ऐसे तो ये सजा पा चुके हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बीच की बात करनी है तो ये भी गुनहगार हैं और जांच में अगर जो आरोपी है वो भी दोषी हो सकता है। और जैसा शुक्ला जी ने कहा कि अगर यूपी में किसी को बढ़िया से कंप्लेन करना आता है तो नेता बन जाता है, तो अब इन्होंने राय लेके कंप्लेन की कि ये नेता थे, ये भी जांच का विषय है। और जिसने राय इनको दिया वो इनके अच्छाई के लिए राय दिया या इन्हें पिटवाने के लिए राय दिया, ये भी इन्हें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि पहचानना तो समाज को ही पड़ेगा। चलिए विनय जी, निर्मला मैडम कुछ कह रही थी, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा जी। आलोक जी, मैं विक्रांत जी और आशीष जी की बात पर से एक स्पष्टता लाना चाह रही हूँ कि मैं किसी आचरण को उनका तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मैंने वस्तु स्थिति बताई है। उस स्थिति में जब मैं दोनों पक्षों से मिलती हूँ, मैं इस पक्ष को भी मिलती हूँ, मैं उस पक्ष को भी मिलती हूँ, तो मैंने वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया कि इस हद तक दबाव है। अभी एक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक वीडियो चल रहा है अभी जस्टिस अग्रवाल साहब की कोर्ट का, जिसमें जस्टिस अग्रवाल साहब एसपी साहब से पूछ रहे हैं कि आपके टीआई साहब ने को किसने अथॉरिटी दी कि फरियादी को आप थाने के अंदर मारपीट करें। अब निश्चित रूप से कोर्ट ने एसपी साहब को कोर्ट में बुलाया। अब ये तो तय है कि जो ये घटनाएं करते हैं, जो भी पुलिसमैन है, एसआई है, टीआई है, इन पर तो कार्रवाई होगी ही। अभी तक उसका इनिशिएशन भी हो चुका होगा। तो मैंने इनके एक्ट को जस्टिफाइड नहीं किया, मैंने ये बताने का प्रयास किया कि चाहे गांव हो, चाहे निचले तबके के लोग हों, अगर छोटा सा भी विवाद हुआ, पारिवारिक भी विवाद है, तो सबसे पहली बात आती है कि अभी हम तुम्हें थाने में देखते हैं या हम अभी तुमको कोर्ट में देखते हैं। एक स्वभाव बन गया है लोगों का, सहनशीलता खत्म हो गई है। और जैसे ही उनको थाने में या कोर्ट में उपचार नहीं मिलता, तो या तो वो जज साहब पर आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने घूस खा ली होगी, या वकीलों पर लगा देते हैं कि बिक गए होंगे, या पुलिस पर लगा देते हैं कि ये घूसखोर हैं। निर्मला मैडम जी, उस मैं चीज आपसे को जो बताने आखिरी का सवाल प्रयास पूछना किया। चाह रहा था, मैं एक छोटा सा जवाब दे दीजिए कि हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि पुलिस इस तरह की जो घटनाएं करती है उसके खिलाफ कार्रवाई होती नहीं। हमने बहुत कम लोगों को देखा कि किसी पुलिस वाले को सजा हुई हो, जबकि इस तरह नहीं की आलोक जी, शिकायतें आपको हमेशा सुनने को मिलती है नहीं कि थाने में आलोक जी, पीटा गया। आलोक जी जी, अगर 100% मामले रिपोर्ट होते हैं तो 80% मामलों में निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। और ये जो मामला सामने आया है, ये आप विश्वास मानिए कि ये व्यक्ति ना तो आगे नौकरी पा सकेगा और ना ही ये जेल जाने से बच सकेगा, क्योंकि जिस तरीके की घटना है और जिस तरीके का वीडियो सामने आया है, तो किसी की भी आंखें बंद नहीं है, ना उच्च अधिकारियों की, ना जजों की। तो ये तो मान के चलिए कि इसमें कार्रवाई होगी ही और होती है, ऐसा नहीं है। चलिए, हम सारे लोगों की जो परेशानी है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बचना चाहिए, मानव अधिकार बचना चाहिए। एक आदमी बेखौफ होकर शिकायत तो कर सके, एक आदमी बेखौफ होकर अपनी बात चैनल पे तो कह सके। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम करने में हम भी अपने आप को सुविधाजनक नहीं पाते हैं। हमारे अंदर भी डर है, हमारे अंदर भी खौफ है। इसके लिए हम खुद या मेरी अंदर की कायरता जिम्मेवार है, या प्रशासन जिम्मेवार है, या शासन जिम्मेवार है, मुझे नहीं पता। लेकिन इस पूरे सिस्टम में आज ये स्थिति है कि हर पत्रकार को अपनी बात कहने में डर लगता है। कौन सा यूट्यूब चैनल का पत्रकार कब डीएम साहब उठा ले जाएंगे, किस पत्रकार को कब एसपी साहब चप्पलों से पिटवा देंगे, अब इस देश में इस बात की कहीं कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि एक खौफ के साथ मैं कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं। और एक कायरता भले मेरी हो सकती है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी इस देश की सरकार की है, लोकतंत्र की है, समाज की है। चलिए, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, हमारे अतिथियों की बात ध्यान से सुनी, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूं। फिर कल मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।